हाँ तो नमस्कार मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यदि आप भी इस वर्ष 2025 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बिहार बोर्ड द्वारा आप लोग का एग्ज़ाम का डेट भी जारी कर दिया गया है और साथ ही साथ आप लोग का ऑफिशियल मॉडल पेपर भी जारी कर दिया गया है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि हम दिन प्रतिदिन आप लोग का सभी विषयों का ऑफ मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर के आने वाले हैं 100% ओरिजिनल। तो आज के सॉल्यूशन में हम आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और आपका ये जो मॉडल पेपर है यह आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम ये नहीं बोलेंगे कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, क्योंकि ऐसा बिहार बोर्ड का भी नियम नहीं रहता है। आप कोई भी मॉडल पेपर देखिएगा तो उस मॉडल पेपर से आप लोग का एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब 100 क्वेश्चन में से 1 या 2 प्रश्न केवल आएंगे, मतलब कि ना के बराबर आता है। तो इसको उतना सीरियस नहीं लेना आप लोग को, लेकिन आप लोग को यह आप एक बार देख लेते हैं तो आप लोग को यह जानकारी हो जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, बिहार बोर्ड का पैटर्न एग्ज़ाम में किस तरह का रहने वाला है। जब तक आपका मॉडल पेपर नहीं आता है तब तक आप यह 100% नहीं कह सकते हैं कि किस तरह का आप लोग का मॉडल पेपर आएगा, किस तरह का आपका एग्ज़ाम में पैटर्न पूछा जाएगा। लेकिन जैसे ही मॉडल पेपर आ जाता है उसी पैटर्न पे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आज के वाले वीडियो में सोशल साइंस का आपका दिखलाते हैं क्वेश्चंस। उसको आप लोग एक बार जज कर लीजिए खुद को कि कितना क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। यदि आपको 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 50 या 60 आप लोग सॉल्व कर ले रहे हैं तो यानी आपका तैयारी बढ़िया है, लेकिन 50 से कम कर रहे हैं तो फिर आपको मेहनत करने का ज़रूरत है। तो बस इन्हीं कारणों से हम आपको लिए यह सोशल साइंस का आज की वीडियो में सॉल्यूशन लेकर के हैं। चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अब लाइक के लिए तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता ही है आपको क्या एक ही काम है, वीडियो को लाइक करना है। चैनल अपने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिहार बोर्ड से जुड़े हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यही आप लोग का सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन सोशल साइंस का ओरिजिनल आप लोग का मॉडल पेपर। और इस मॉडल पेपर का डाउनलोड का लिंक हमने पहले भी आपको बता दिया है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल में, या प्लस में आप लोग व्हाट्सएप पे नहीं हैं तो टेलीग्राम चैनल में, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे, तीनों जगह पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो आप लोग को तीनों का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके जुड़ कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यह आप लोग देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा एनुअल वार्षिक आपका मॉडल क्वेश्चंस है। यह सोशल साइंस का है, आपका सामाजिक विज्ञान का, जिसका विषय कोड तो 111 होगा ही, ये आप लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक, आगे हम लोग की बात करें तो कुल प्रश्न आप लोग का 80 ऑब्जेक्टिव रहेगा, प्लस 32 में आप लोग का सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, कुल पृष्ठ से आप लोग को मतलब है नहीं, पूर्णांक आप लोग का 80 नंबर का एग्ज़ाम होता है, क्योंकि प्लस में आप लोग का 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। ठीक, 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाता है आप लोग को सोशल साइंस में, प्लस साइंस में इन लोग में आधा घंटा कम समय दिया जाता है। बाकी सभी एग्ज़ाम में आप लोग को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। सोशल साइंस तथा साइंस में आप लोग को इसलिए समय कम दिया जाता है क्योंकि यह आपका 80 नंबर का ही एग्ज़ाम होता है और बाकी सब एग्ज़ाम आप लोग का 100 नंबर का होता है। तो यह सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। बाकी आगे परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया है, जो कि आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आपको अपना प्रश्न पत्र उत्तर संख्या लिखना, OMR संख्या लिखना होगा, अपने शब्दों में उत्तर देना है, दाएं भाग से लिखना शुरू करना है। आपको प्रश्न पढ़ने के लिए 15 मिनट समय दिया जाएगा। खंड और खंड ब दिया गया है। आपका खंड अ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें 40 का आपको जवाब देना 80 में से, और उसके बाद फिर आप लोग का OMR में उस चीज़ को आप लोग को भरना है। उसके बाद आगे बात करें तो खंड ब में आप लोग का सामाजिक विज्ञान के 5 विषय है। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सिलेबस के बारे में समझाया गया है कि 5 विषय में आप लोग का इतिहास में बात करें तो इतिहास में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। 6 लघु उत्तरीय प्रश्न में से आप लोग को 3 प्रश्नों का केवल उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में 2 प्रश्न का उत्तर देना है 4 में से, अर्थशास्त्र में 4 में से 2 का, और भूगोल में 6 में से 3 का देना है। अंत में आपदा प्रबंधन में 4 में से 2 का। बाकी दीर्घ उत्तरीय की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय आप लोग का सिविक्स, इतिहास में, राजनीतिक विज्ञान में, अर्थशास्त्र में, भूगोल में, इन चारों विषय में आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक विषय में 2 टेप पूछा जाएगा, आप लोग को 1 का जवाब देना है, प्रत्येक के लिए आपको 5 नंबर मिलता है। यह सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। बाकी आगे आप लोग को कहा जा रहा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण वर्जित है आपको एग्जाम में हॉल में ले जाना।
चलिए अब आपका प्रश्न का यहाँ पर शुरुआत होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। तो पहला में आप लोग का खंड अ है, आप लोग का सेक्शन है, जिसमें आप लोग का वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें आप लोग का 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव है। इसमें से 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक विकल्प को चुन के ओएमआर शीट में आप लोग को भरना है और 40 नंबर मिलेगा आप लोग को। चलिए हम लोग प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग का है कि सामाजिक विभेद का क्या कारण है। तो यह आपका सिविक्स का प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या सामाजिक विज्ञान विभेद का कारण है। तो देखिए आप लोग अपने समाज में देखें तो विभेद मतलब कि अंतर कर सकते हैं आप लोग, समाज में अंतर का क्या कारण है। तो आप अपने आसपास के क्षेत्र में देखिएगा तो आपकी भाषा के आधार पर भी अंतर किया जाता होगा कि इंग्लिश बोलने वाले को अलग कैटेगरी में, हिंदी को अलग, उर्दू को अलग, इस प्रकार से। आप जाति के आधार पर तो देखे ही होंगे, सबसे बिहार में, पूरे भारत भर में सबसे ज़्यादा जाति ही अभी सबसे व्यापक विभेद का कारण है। उसको धर्म के आधार पर तो आए दिन आप देखते ही हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इनमें से सभी। हम आपको 100% यह गारंटी देते हैं कि हमारा ये जो प्रश्न है ये गलती नहीं होगा। यदि एक भी गलत होता है तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, उससे पहले आप अपने प्रश्न का उत्तर का पुष्टि कर लीजिएगा, कंफर्म होकर ही आप लोग कमेंट करिएगा, फालतू का कमेंट नहीं करिएगा। दूसरा आप लोगों की स्वतंत्रता का मूल अधिकार संबंध किस अनुच्छेद में है। तो स्वतंत्रता का मूल अधिकार से आप लोग का यह तात्पर्य है कि हम लोग भारत के अंदर उपस्थित किसी भी राज्य में जा कर के उसमें बस कर रह सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं। यही स्वतंत्रता का मूल अधिकार है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 19 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे आप लोग का है कि इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1918 ईस्वी में आप लोग का महिलाओं को इंग्लैंड में सबसे पहले वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग चौथा नंबर प्रश्न की, इनमें से क्या कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। तो यह प्रश्न का उत्तर पूरे यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो इनमें से सभी बता रहे हैं, जो कि एकदम गलत जवाब है। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहिएगा तब आपका यह 100% सही होगा। देखिए व्यवस्थापिका सभा का कहने से तात्पर्य आप लोग का कि वैसा सभा जहाँ पर बैठ करके उस क्षेत्र से जुड़े हर एक छोटे बड़े चीज़ों का डिस्कशन किया जाता है, हर एक छोटे बड़े चीज़ के बारे में सोचा समझा जाता है। तो देखिए हम लोग भारत की बात करें तो भारत का व्यवस्थापिका सभा लोकसभा है, क्योंकि लोकसभा में विभिन्न सांसद लोग बैठ करके भारत का विकास इस सब को लेकर के बातचीत करते हैं, उसके लिए नीति योजना बनाते हैं। राज्य के स्तर की बात करें तो आपका राज्यसभा है। उसी प्रकार से आप लोग का पंचायत में बात करो तो आपका ग्राम सभा होगा। और ग्राम कचहरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि ग्राम कचहरी में केवल आपका मुकदमा सुना जाता है विभिन्न प्रकार का, और ग्राम रक्षा दल तो एक ठे आपका पुलिस का संगठन है, तो यह एकदम नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं आप लोग का कि पांचवा विदेश नीति किस सूची में रखा गया है। तो देखिए विदेश नीति यानी कि फॉरेन से जुड़े, विदेश में अन्य देशों से अपना संबंध बनाने के लिए यह सब जो नीतियाँ हैं आप लोग का, यह कोई राज्य नहीं तय करेगी और ना ही राज्य एवं सरकार मिल करके तय करेंगे। यह केवल और केवल आपका केंद्र सरकार ही तय करेगा, यानी संघ सूची में जो भी केंद्र सरकार के लिए कार्य होते हैं उसको रखा जाता है। तो आपका विदेश नीति भी संघीय सूची में रखा गया है। इसमें कोई राज्य का ना हस्तक्षेप होगा और ना ही राज्य एवं केंद्र का। आगे हम लोग बात करते हैं कि सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ। तो आप लोग को मालूम है कि सूचना का अधिकार कानून आप लोग का 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष। तो यह तो सबको मालूम होना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। तो देखिए समाजवादी पार्टी तो यह अभी भी चलती है, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी भी अभी भी चलती है, लोक जनशक्ति पार्टी यह भी चिराग पासवान का है, यह भी चलता है, यह अखिलेश यादव का यह भी चलता है, और यह भी पार्टी आप लोग का चलता है लालू यादव का है। लेकिन जो समता पार्टी है इस नाम का पार्टी आप आजकल नहीं सुनते होंगे, क्योंकि इसी पार्टी को जोड़ करके आज का राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड बनाया गया है। ठीक, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, समता पार्टी। उसके बाद बात करते हैं आपका किन संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का दर्जा के रूप में प्राप्त हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो यह क्वेश्चन भी बहुत लोग गलत कर रहे हैं। तो यह एकदम सिंपल क्वेश्चन है। भारत में तो आप लोग को मालूम होगा कि संघात्मक शासन
है। यह तो सबको मालूम है कि भारत में संघात्मक शासन है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार भी है और प्लस में राज्य सरकार भी है। हम लोग बिहार में रहते हैं तो बिहार का भी राज्य सरकार है और केंद्र यानी भारत सरकार भी यहाँ पे है। उसके बाद हम आपको बतला दें कि विश्व में सबसे पहला संघ शासन व्यवस्था कहाँ बना था, तो अमेरिका में बना था। यानी यह भी हो जाएगा, भारत तो है ही। और आपको बतला दें कि भारत का जो संघात्मक व्यवस्था है वह किस देश से लिया गया है, तो वह कनाडा से लिया गया है। यानी कि आप लोग का लास्ट में बचा श्रीलंका। श्रीलंका ही आप लोग का वैसा देश है जहाँ पे एकात्मक शासन है। बाकी भारत में भी संघात्मक है, अमेरिका में भी संघात्मक है और कनाडा में भी संघात्मक है। तो इसमें आपको गलती नहीं करना है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है ये। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है। आप अपने कमेंट में हमें बताइएगा कि आपका कैसा प्रश्न का लेवल आप लोग को लग रहा है। इनमें से किसी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का पूर्वोत्तर का 7 जो राज्य है, जिसे 7 बहनें कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, फिर उसके बाद नागालैंड, यह जो 7 राज्य हैं आपका पूर्वोत्तर में, उन सभी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अरुणाचल प्रदेश इसमें आप लोग का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं कि केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 1975 में जब आप लोग का आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के सरकार में, उसके बाद देश भर में पूरा हड़ताल हो रहा था, देश भर में हर जगह क्रांतियाँ हो रही थी। तो 1977 में भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का स्थापना हुआ था, जिसके प्रथम आपके जो सरकार बनी थी वो मोरारजी देसाई की बनी थी। यही प्रथम आपका गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बात करते हैं कि पानी का निजीकरण के लिए कहाँ जन संघर्ष हुआ है। तो पानी के निजीकरण के लिए आप लोग का बोलिविया में जन संघर्ष हुआ था। यहाँ पे 4 गुना पानी का दाम बढ़ा दिया गया था, जिसके कारण बोलिविया में लोगों ने क्रांति की थी। आगे हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो ये तो सबको पता है कि संविधान सभा का 1946 में गठन हुआ है। भारत 47 में आज़ाद हुआ है। 48 में गांधी जी का मृत्यु हुआ है। 50 में संविधान लागू हुआ है। ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2026 में महिला को कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो जब भी आपका बिहार का बात आता है और बात आता है पंचायती राज अधिनियम का, तो बिना सोचे समझे आप लोग को 50 नंबर लगा देना, 50%, क्योंकि बिहार ही ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है। आरक्षण कहने से तात्पर्य है कि कोई भी पंचायती राज स्तर पर कोई भी चुनाव होगा तो 50% तो उसमें महिलाएं भाग लेबे करेंगी, बाकी अन्य भाग में पुरुष ले या नहीं ले, लेकिन 50% महिलाएं जरूर भागीदारी लेंगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं छठा कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम सभा आपका ग्राम पंचायत का पूछेगा तो ग्राम पंचायत में आप लोग को मुखिया लगाना है, लेकिन जब ग्राम कचहरी का बतलाएगा तो आप लोग को सरपंच लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे हम लोग बात करते हैं कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया। तो यूनान को 1932 में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। यहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। 1929 में यूनान में एड्रियानोपोल की संधि हुई थी। एड्रियानोपोल, तो इसके बाद स्वतंत्र नहीं हुआ था यूनान, क्योंकि इसके बाद भी रूस के अंदर में आ गया था यूनान। लेकिन फिर उसके बाद 1932 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, जिसके बाद यह एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निकल के आया था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोग 18 की लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी। तो लाला लाजपत राय गैरीबाल्डी का भी जीवनी लिखा था, मेजनी का भी जीवनी लिखा था। तो आप लोग का ऑप्शन यहाँ पे मेजनी दिया है, गैरीबाल्डी नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग आगे बात करते हैं 19 का कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। तो यह तो सबसे फेमस क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। आप लोग का चैप्टर 1 ही का है, बिस्मार्क ने, जो कि जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख इसका योगदान था। यह जर्मनी का चांसलर भी था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि जर्मन राइन संघ का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1906 में जर्मन राइन संघ का स्थापना किया था, जिसके बाद जर्मनी में एकीकरण की भावना का उदय हुआ था। तो आपको हम एक क्वेश्चन पे 4 प्रश्न ऐसे बतला दे रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एकदम बेसिक प्रश्न। उसके बाद बात करते हैं यह जो प्रश्न आप लोग का ब्रुसेल्स नामक सभा कहाँ स्थापना हुई। तो यह प्रश्न आप लोग का एथी से बाहर है, सिलेबस से बाहर पूछा गया प्रश्न। इसका उत्तर आप लोग का होगा जर्मनी में, लेकिन इसका जिक्र आपको पूरा किताब में नहीं होगा। तो हम भी इसे सर्च मार कर यहाँ आपके लिए लाए हैं। ब्रुसेल्स नामक सभा का कहाँ स्थापना हुआ, तो जर्मनी में। बिहार बोर्ड द्वारा कोई भी प्रश्न का सेट कोड जारी किया जाता है, तो उसमें 100 में से कम आप लोग का 5 प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछा जाता है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो यह उसी में से एक प्रश्न था, ब्रुसेल्स नामक सभा। आगे हम लोग बात करते हैं
निम्नलिखित में से कौन यूटोपीय समाजवादी था? तो यूटोपीय समाजवादी आप लोग का सेठ साइमन सबसे पहले यूटोपीय समाजवादी थे, जो कि आप लोग का फ्रांसीसी थे। लुई ब्ला भी फ्रांसीसी थे, रॉबर्ट ऑबन भी, यह भी यूटोपियन समाजवादी थे। और इसमें से सभी हो जाएगा। यूटोपियन समाजवादी वैसे समाजवादियों को कहते हैं जो कि कार्ल मार्क्स से पहले अपना विचारधारा को लेकर के प्रस्तुत हुए थे। कार्ल मार्क्स के बाद जो भी आए उनको हम लोग वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग 23वां कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किसी का नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1918 ईस्वी में हुआ था, इसलिए इस क्रांति को हम लोग अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो गुप्त पुलिस संगठन आप लोग को मालूम होना चाहिए कि लेनिन ने बनवाया था अपने देश के अंतर्गत, यानी कि रूस में अंदर जितना भी आंदोलन हो रहा है उसको बंद करवाने खातिर एक थे गुप्त पुलिस संगठन बनाया था जिसका नाम था चेका। लेनिन ने बनवाया था इसे। फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया? तो नरोत्तम सिंहानुक 75 में बने थे वियतनाम के शासक राजा, और 78 में यह राजनीति से संन्यास ले लिए थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला आपका 26 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपका रेलवे का शुरुआत 1953 के 1853 समय में शायद हुआ था। उस टाइम आप लोग का भारत में वायसराय था लॉर्ड डलहौजी। ठीक, लॉर्ड कर्जन के काल में आप लोग को पता होना चाहिए कल बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड रिपन से ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाए थे। ठीक, तो ये सब आप लोग को मालूम होना चाहिए। आगे बात करते हैं कि गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? तो दांडी यात्रा का शुरुआत साबरमती यात्रा आश्रम से लेकर के दांडी तक किया गया था। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? तो स्वराज पार्टी यह चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में 1925 में बनवाया गया था, जो कि इलाहाबाद में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ गया था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है और यह आपका नेक्स्ट लेवल यानी कि बीपीएससी सब टाइप का क्वेश्चन है। तो ये इसका ऑप्शन आप लोग का हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि साउथ साइड के थे। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, और यह आपको संस्कृत का भी बुक में पढ़ना है स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो बिहार किसान सभा या बिहार प्रांतीय किसान सभा कोई भी पूछे तो आप लोग को स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में बतलाना होगा। आगे हम लोग बात करते हैं 32 में कि भारत में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ? तो फैक्ट्री कानून 1881 में पारित हुआ था, जिसके अंतर्गत महिलाओं के लिए एक निश्चित समय अवधि रखा गया था। ऊपर से बच्चों के लिए भी काम का अधिकार रोका गया था। तो 1881 में फैक्ट्री कानून भारत में पहली बार पारित हुआ था। आगे हम लोग बात करते हैं कि ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम द्वारा भारतीय व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1813 में ब्रिटिश सरकार ने एक अधिनियम लाया था जिसका नाम था आप लोग का चार्टर अधिनियम। इसके माध्यम से भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हटा करके और खुद प्रत्यक्ष रूप से भारत पे शासन करने लगा था। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के स्थापना का पीछे का क्या कारण था? तो यह एक ट्रस्ट था जो कि आप लोगों को मालूम नहीं कि पहले के समय में सबसे ज़्यादा फैलने वाला जो रोग था वह था प्लेग रोग। प्लेग रोग एक बार फैलता था तो पूरा गांव के गांव आदमी को मार देता था। तो इसीलिए इसी महामारी को बचने के लिए सिटी ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा प्लेग महामारी। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का कि सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का आप लोग का प्रकाशन किया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि न्यू इंडिया समाचार पत्र की शुरुआत किसने की? तो देखिए यहाँ पे यंग इंडिया था, तब जाके महात्मा गांधी होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा जाए न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा समाचार पत्र का शुरुआत किया गया था। आगे बात करते हैं कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि रेशम मार्ग एक प्रकार का रास्ता था जो कि व्यापारिक मार्ग था। यह चीन से शुरुआत होकर के संपूर्ण यूरोप को आपस में जोड़ता था और इस रास्ता से रेशम का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, इसलिए इस रास्ता का नाम रेशम मार्ग था। तो इसका शुरुआत होता था आप लोग का चीन देश से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा।
आगे बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में सबसे विपन्न है। तो आप लोगों को मालूम चाहिए कि जापान एक द्वीप टाइप का देश है, तो इसके आसपास का कोई जलवायु एकदम जल का है, अंदर भी भूकंप हमेशा आता है जिंदगी भर जापान में, इसलिए यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यंत अभाव है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि इन राज्यों में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आप लोग को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद आप लोग का है कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो रोहिला आप लोग का रोहिला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न आप लोग का हो गया और 40 में हम लोग देखेंगे आगे। उससे पहले आप बता दीजिए 40 में आपको कितना प्रश्न में दिक्कत हुआ। मेरे ख्याल से एक प्रश्न में केवल आपका दिक्कत होना चाहिए ऊपर में, जो ब्रूट्स वेल्स कुछ टाइप का ऐसा सभा था उसमें, बस और कोई भी ना। फिर आपका सागर सम्राट क्या है। तो सागर सम्राट एक तेल निकालने का जगह है, जिस तो आप लोग लिख दीजिएगा अपठिय तेल रिंग। आगे हम लोग बात करते हैं कि रूस के सहयोग से परमाणु विद्युत गृह कौन सा बना था। तो रूस के सहयोग से कुंडलकुलम बना गया था। आगे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा कहते हैं। तो आप लोग को मालूम है कि जूट जो होता है इसका कलर गोल्डन होता है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, यानी कि गोल्डन फाइबर कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि बहुत लोग इसमें बकरी भी मारते हैं, बहुत लोग खरगोश भी, लेकिन ज़्यादातर यहाँ चांसेस रहता है खरगोश होने का। ठीक, तो यह थोड़ा सा डाउट में है, लेकिन खरगोश ही आप लोग को याद रखना है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से लौह इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। तो यह प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। पहला लौह इस्पात कारखाना कौन सा था। तो आप लोग का टिस्को था पहला लौह इस्पात कारखाना, जो कि 1907 में स्थापित किया गया था। किसने स्थापित किया था। तो जमशेद जी टाटा ने, टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका स्थापना किया था। कहाँ पे किया था। तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है। तो आप लोग का झारखंड में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। तो भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग NH-44 है, जिसको NH-7 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आप लोग को याद रखना होगा कि NH-7 देगा ऑप्शन में, तो NH-7 ही होगा। आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ा रेलवे जोन। तो रेलवे जोन उत्तर रेलवे है, क्योंकि उत्तर रेलवे में बहुत ज़्यादा एरिया है, बहुत ज़्यादा राज्य हैं, इस कारण से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 49वां प्रश्न कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो हमारे देश के आज़ादी के बाद हुआ था। तो 1953 में देश के आज़ादी के 5 साल बाद हुआ था। फिर हम लोग बात करते हैं कि सदिया से घुमरी तक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा जल मार्ग है। तो देखिए पहला तो आपका हल्दिया से लेकर के कहाँ तक तो है, पहला हल्दिया से लेकर के, और दूसरा आप लोग का है सदिया से घुमरी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो यदि आपको कांडला पूछता है तो गुजरात होता, लेकिन फाल्टा पूछ रहा है तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मोनाजाइट आप लोग का केरल राज्य में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ऑप्शन नंबर ए। आगे हम लोग बात करते हैं कि भारत का कॉटनी पॉलिश किस नगर को कहते हैं। तो कॉटनी पॉलिश, यह भी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है, बहुत ही लोग इसमें गलत भी किए हैं। देखिए कॉटनी पॉलिश यानी कॉटन पॉलिश, यह इंग्लिश में प्रश्न पूछा गया है। तो कॉटन का नाम सुनते के साथ बहुत सारे लोगों ने सूरत मार दिया है, क्योंकि सूरत में सबसे ज़्यादा भारत में सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, लेकिन इस प्रश्न का अर्थ होता है सूती वस्त्र का राजधानी। तो हमारा जो महाराष्ट्र है, जो मुंबई है, उसमें सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस पर आपको विशेष ध्यान देने का ज़रूरत है। आगे हम लोग बात करते हैं कि केंद्र मुख कौन से खनिज के लिए कौन से खनिज पाया जाता है केंद्र मुख में। तो आपका 54 का हो जाएगा केंद्र मुख कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। तो लौह अयस्क पाया जाता है केंद्र मुख में, ये आप लोग को ध्यान देना होगा। आगे आप लोग का कि त्रिवेणी नहर कहाँ बनवाया गया है। तो त्रिवेणी नहर हमारे बिहार ही में पश्चिमी चंपारण में बनाया गया है, इस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देने का ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे है 56 नंबर प्रश्न की इन परियोजना में सीतामढ़ी जिला में कौन सा स्थित है। तो सीतामढ़ी जो भी होंगे उनको मालूम होगा कि बागमती परियोजना सीतामढ़ी में स्थित है। अभ्रक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है भारत का। तो भारत नंबर 1 पे आता है अभ्रक के उत्पादन में, इसलिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न कि भारत में चाय में अग्रणी उत्पादक राज्य। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि चाय होता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक। अब पहाड़ी क्षेत्र में बात करें तो तमिलनाडु तो पठारी क्षेत्र में है, साउथ में है। उसके बाद बात करें केरल, तो केरल भी आपका पठारी क्षेत्र में है, और पश्चिम बंगाल भी मैदानी क्षेत्र में है, और असम जो है यह आप लोग का पर्वतीय क्षेत्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं। 59वां प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे सिंपल प्रश्न आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि थी आपका बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम बनाने में। फिर बात करते हैं हम लोग 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में क्या उत्पन्न होता है। तो सूखा उत्पन्न होता है। यह सबको मालूम होगा कि जहाँ कम वर्षा होगी वहाँ पे सूखा होगा। अगला 61 प्रश्न है कि किस नदी से बिहार का मुख्य कारण बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है। तो कोसी हमारा शोक है बिहार का, इसलिए कोसी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते करते हैं कि इन प्राकृतिक आपदा में कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कोसी के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ लाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। फिर 63 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न है कि अधिकेंद्र का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो देखिए, जो जोन आता है, जो भूकंप आता है, तो भूकंप का प्रभाव पृथ्वी के ऊपर परत में जहाँ पे पड़ता है उसी को हम लोग अधिकेंद्र कहते हैं। तो यानी कि इसका संबंध भूकंप से होगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारत के जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है। तो पहला पे आप लोग का यूपी है, यह मालूम होगा, और दूसरा नंबर पे आप लोग का है महाराष्ट्र, तीसरा पे हमारा बिहार आता है, ठीक। तो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे हम लोग बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो प्रति व्यक्ति आप लोग को मालूम है कि देश की जनसंख्या का उसके राष्ट्रीय आय से औसत आय बताता है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यह एक औसत आय है जो कि आप लोग को देश की जनसंख्या में देश की राष्ट्रीय आय को भागा देने से पता चलता है। आगे बात करते हैं हम लोग कि विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था। तो पहले तो आप लोग का मुद्रा का विकास नहीं हुआ था, तो इसलिए मौद्रिक तो एकदम नहीं होगा। अब मौद्रिक नहीं होगा तो इनमें से सभी नहीं होगा। और जब मुद्रा नहीं बना था तो उस वक्त बैंक भी नहीं था, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली। आगे बात करते हैं कि मैग लगन संबंधी समिति का किससे संबंध है। तो यह सहकारिता से संबंध है इसका। अगला है कि लघु उद्योगों का अधिकतम निवेश सीमा कितना होता है, यानी जो छोटा उद्योग होता है आप उसमें कितना रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप 5 करोड़ तक उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग 69वां प्रश्न की नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि देखिए, पहले ये जो नीति आयोग था यह था आप लोग का नीति आयोग का नाम चेंज कर के नीति आयोग कब रखा गया था, योजना आयोग था पहले आप लोग का। पहले नाम था आप लोग का योजना आयोग, जो कि आप लोग का नाम इसका चेंज कर दिया गया था नरेंद्र मोदी द्वारा। 1 जनवरी 1915 को इसका नाम चेंज कर दिया गया, और उस वक्त से इसका नाम नीति आयोग कर दिया। नीति आयोग में या फिर योजना आयोग में कोई भी आयोग के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो उसके पदेन आपका अधिकारी जो होंगे वह प्रधानमंत्री ही होंगे। फिर हम लोग बात करते हैं आगे। अगला है कि मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहता है। तो आप कुछ मेहनत करते हैं उससे आपको पैसा मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा, आपका आय कहलाएगा भाई, इनकम कहलाएगा आपका। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना पूछेगा तो 1935 में हुआ था, लेकिन ये राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो आप लोग का भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण के बारे में आपका 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है। मतलब समाज में जीने के लिए आपको सबसे आधारभूत चीज क्या है। तो संचार तो के बिना तो आप जी सकते हैं, यातायात कहीं घूमने फिरने के बिना भी आप जी सकते हैं, वित्त के बिना भी आप जी सकते हैं, ज़्यादा वित्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज के समय में शिक्षा सब सामाजिक रूप से सबसे आधारभूत संरचना है। बाकी आर्थिक रूप से बताता तो आर्थिक रूप से आपका संचार भी आता, यातायात भी आता और वित्त भी आता है। यहाँ पे सामाजिक पूछ रहा आप लोग का, तो इसमें शिक्षा आप लोग का सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते रहते हैं कि 73वां संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। तो संयुक्त राष्ट्र ने, देखिए यह प्रश्न अभी हाल में हम लोग बात करें तो 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, जिसका अध्यक्षता भारत ही करेगा। लेकिन यह आप लोग का पुराना के डाटा से पूछ रहा है, और इसमें आप लोग का 2025 ऑप्शन में भी नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसका ऑप्शन में कह रहे हैं कि बिहार बोर्ड गलत मिस प्रिंटिंग किया है, लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा 2012। 2012 में पहले सहकारिता वर्ष घोषित किया था, लेकिन अब फिर जाके 2025 में कर दिया है। तो यहाँ पे पुराना ही डाटा पूछा जा रहा था आपसे, लेकिन नया डाटा पूछा जाएगा तो आप लोग को 2025 ही मारना होगा, यदि ऑप्शन में मिलेगा तब।
आगे बात करें उपभोक्ता अधिकारों का घोषणा सर्वप्रथम कहाँ गया था, तो अमेरिका में सबसे पहले उपभोक्ता का अधिकार पारित किया गया था। फिर है विश्व में अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने की प्रक्रिया, तो उदारीकरण तो उसको कहते हैं जिससे सरकार कुछ चीज़ छूट देता है, उसे कहते हैं उदारीकरण। निजीकरण मतलब सब चीज़ प्राइवेट कर लेंगे तो वह निजीकरण होगा। वैश्वीकरण उसको कहते हैं जिससे कि विभिन्न अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़कर रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत, संस्थागत मतलब सरकार द्वारा संचालित, तो वाणिज्यिक बैंक भी सरकार चलाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सरकार चलाता है और सहकारी बैंक में सरकार चलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि भारत का कार्यबल किस क्षेत्र में अधिक कार्यरत है। तो देखिए जीडीपी के बारे में आप लोग से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा जीडीपी किससे प्राप्त होता है, तो जीडीपी में आप लोग को तृतीय क्षेत्र लगाना होगा, लेकिन पूछ रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा काम कौन सा क्षेत्र करता है, तो अभी भी लोग कृषि ज़्यादा करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। भले जीडीपी पूछता तो आप लोग को तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र को मानना पड़ता है। 78वां नंबर प्रश्न है आप लोगों का कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो आरबीआई ही, आप लोग को मालूम होगा कि पैसा उसा वही आरबीआई ही जारी करता है। केवल आपसे सिक्का पूछा जाएगा तो वित्त मंत्रालय आपका सिक्का जारी करता है। 79वां प्रश्न है कि भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भूमि विकास बैंक को आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहले इसमें भूमि विकास बैंक में होता क्या है, तो आप लोग अपना ज़मीन का कागज़ सरकार को गिरवी रखेंगे और उसके बदले में सरकार आपको पैसा देगा। तो पहले इसका नाम था भूमि बंधक बैंक, लेकिन यह कुछ पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि अपना भूमि को बंधक रखो, इसलिए इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है, भूमि विकास कर दिया गया है कि पढ़ने में अच्छा लगे। अब हम आज के अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न आप लोग है कि निम्नलिखित में से किस जमा का कोई ब्याज नहीं मिलता, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यदि अस्थाई जमा करिएगा तो आपको भर भर का ब्याज मिलेगा, आवर्ती जमा में भी ब्याज मिलेगा, संचयी जमा में भी ब्याज मिलेगा, लेकिन चालू जमा में आपको ब्याज नहीं मिलता है। चालू जमा का मतलब कि आप जमा कर दिए और फिर अगला ही दिन निकाल लिए, तो इसमें ब्याज थोड़ा ना मिलेगा आपको। तो इस प्रकार से कुल 80 प्रश्न था, टफ प्रश्न नहीं था, बहुत ही आसान प्रश्न था। आप कमेंट में हमें बताइएगा कि खुद से आप कोशिश किए थे तो कितना प्रश्न बन गया था, प्लीज़ कमेंट बताइएगा। बाकी देखिए वीडियो अभी 32 मिनट का हो गया है, तो ज़्यादा लंबा हम वीडियो नहीं करना चाहते हैं। बाकी सेक्शन बी का आपको पीडीएफ हम दे रहे हैं लिंक में, तो वहाँ से आप लोग खुद से बनाने का कोशिश करिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक बार हम दिखा देते हैं। जर्मनी के एक करके दो बार हैं, तो एक तो ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप और दूसरा भौगोलिक स्थिति उसका बहुत सारे राज्यों में विभक्त था। फिर हो चिन मिल की उपयोगिता क्या थी, तो हो चिन मिल में आप लोग का सभी राशन का सामान पहुंचाया जाता था। यह उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से जोड़ता था। इसमें हथियारों का अस्त्र शस्त्र पहुंचाया जाता था। अमेरिका द्वारा इसको तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन वहाँ की जनता ने इसे पुनः बना लिया था। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तीसरा, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति ने भारतीय कुटीर और हस्त उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। भारत में जितना भी छोटा मोटा उद्योग था वह सब बंद हो गया था औद्योगिक क्रांति के कारण। आगे बात करते हैं कि शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा, तो शहरीकरण से जितना भी मध्यम वर्ग के लोग थे वह सब गरीब हो गए। उनके पास कार्य करने के लिए कोई भी चीज़ नहीं बचा, और कुछ जिनके पास थोड़ा बड़ा टैलेंट था उनको फ़ायदा भी हुआ इस चीज़ से। फिर आपका खिलाफत आंदोलन क्या था, तो तुर्की में ऑटोमन समाज का विघटन हो गया, जिससे कि खलीफा का पद समाप्त हो गया था, और तुर्की का खलीफा ईसाइयों का भगवान कहलाता था। इसीलिए भारतीय जो भी मुसलमान थे उनको इस चीज़ के प्रति बहुत ही गुस्सा आया था और उन्होंने खिलाफत आंदोलन 1919 में चलाया था, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने भी किया था। फिर छठा आप लोग का असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया, तो चौरी चौरा कांड आप लोग का 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जिसके कारण वापस लिया गया था। 6 में से 6 प्रश्न आसान है, लेकिन आपको बनाना केवल 3 है। बाकी इधर बताया जा रहा है कि दीर्घ में कि भारतीय राष्ट्र में सत्याग्रह की भूमिका, यह थोड़ा नया प्रश्न है लेकिन सिंपल प्रश्न है आप लोग को। 17 का सत्याग्रह की भूमिका, यानी कि गांधी जी का सबसे बड़ा शस्त्र था सत्याग्रह। इसी के माध्यम से उन्होंने 3 युद्ध किया, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अंत में जाकर भारत को आज़ादी दिलाई। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। बाकी है नई आर्थिक नीति किस प्रकार मार्क्सवादी विचारों से समझौता था, तो यह तो आपको मालूम नहीं है कि नई आर्थिक नीति से थोड़ा बहुत पूंजीवादी सरकार भी आ गया था, जो कि मार्क्सवादी सिद्धांतों से आप लोग का थोड़ा सा समझौता भी था।
बाकी हम एक डिटेल वीडियो लाएंगे, इसका सारा आंसर बतला देंगे। अभी ऐसे ही आप लोग को बतला दे रहे हैं, आप कोशिश खुद से घर पे करिएगा। आगे आप लोग का पॉलिटिकल साइंस में है, यह भी बहुत सिंपल है। पहला पंचायती राज का त्रिस्तरीय संस्था का बाद नाम बतलाना है। तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और आप लोग का जिला स्तर पर जिला पंचायत। तीसरा आप लोग का समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, तो वैसा सूची जिसके अंतर्गत राज्य एवं केंद्र दोनों का कार्य सम्मिलित हो, उसे हम लोग समवर्ती सूची कहते हैं। तो फिर है आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, तो वैसे राजनीतिक दल जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश भर में कार्य करता है उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल कहते हैं। फिर उसके बाद है कि दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो यह विधेयकों पर और आप लोग सांसदों पर लागू होता है। बाकी आपसे आगे दीर्घ में इसमें कह रहा है कि अशिक्षा किस प्रकार लोकतंत्र के लिए चुनौती है। तो आप लोग को मालूम है कि अशिक्षित लोग कभी भी लोकतंत्र में एक अच्छा सरकार का गठन नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आगे सत्ता के सत्ताधारी के अलग अलग तरीके क्या है, तो केंद्र के स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, या फिर आप लोग लिख सकते हैं विधायिका स्तर पर, राजनीतिक दलों के बीच, फिर उसके बाद स्वयंसेवी संगठनों के बीच। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। फिर अर्थशास्त्र में भी उदारवादी आर्थिक प्रणाली क्या है, यानी कि वैसा आर्थिक प्रणाली जिसमें सरकार कोई विभिन्न प्रकार का छूट देती है जनता को, उसको कहते हैं उदारवादी। फिर प्रतिभूति बाजार यानी स्टॉक मार्केट, जहाँ पे विभिन्न क्रय विक्रय इत्यादि कार्य संपादित की जाती हैं। फिर है व्यावसायिक बैंकों के दो एजेंसी का संबंधित कार्य, पहला तो लॉकर की सुविधा प्रदान करना, दूसरा की क्रय विक्रय करना, कोई भी पैसा जमा करना। फिर है 18 की गरीबी रेखा क्या है, तो एक प्रकार की काल्पनिक रेखा है जिसके नीचे रहने वाले व्यक्ति को गरीब माना जाता है और उसके ऊपर रहने वाले व्यक्ति को गरीब नहीं माना जाता है। फिर दीर्घ में कि भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता बताएं, यह लिख लीजिएगा। 20 है वैश्वीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनी का योगदान, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वैसी कंपनी को कहते हैं जो एक देश में स्थापित ना होकर विभिन्न देशों में स्थापित हो और यह विभिन्न देशों को आपस में जोड़ने का काम करती है। आगे भूगोल में है शुष्क किसी कहते हैं, तो वैसी कृषि जो कम जल वाले क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि राजस्थान में। फिर आधारभूत उद्योगों से क्या अभिप्राय है, मतलब कि वैसे उद्योग जिसका हमारे दैनिक जीवन में रहना एकदम ज़रूरत है, इसलिए उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं। भारत में जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है, तो उत्तरी भारत में लगभग सभी राज्य में, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, फिर गुजरात में सरकरी पट्टी, इस प्रकार से। 24 से ग्रेफाइट का कहाँ उपयोग किया जाता है, तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, अन्य कार्यों में भी आप लोग लिख सकते हैं। फिर बिहार के 2 नदी घाटी परियोजना, तो आप लोग लिख सकते हैं कोसी नदी घाटी परियोजना, सोन नदी घाटी परियोजना। फिर मृदु जल क्या है, तो वैसा जल जिसमें उसमें कड़वापन ज़्यादा नहीं हो, उसे मृदु जल कहते हैं। फिर है दीर्घ में आपका मृदा निर्माण के कारक, तो इसमें जलवायु हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, जैव हो जाएगा, समय हो जाएगा, उच्चावच हो जाएगा, संरचना हो जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। हुगली औद्योगिक क्षेत्र में आप लोग को संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है, उनको कब आविष्कार हुआ था, ये सब चीज़। फिर अंत में आप लोग का आपदा प्रबंधन का लघु उत्तरीय प्रश्न 4 में से 2 का उत्तर देना है। पहला बाढ़ के कारकों का उल्लेख करें, तो नदियों में गंदा जमा होने से, अधिक वर्षा से, हिम प्रगलन से, ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगा तो। फिर भूकंपीय तरंग का नाम लिख देना आप लोगों को, एस तरंग, पी तरंग, एल तरंग, इस प्रकार से। फिर है प्राथमिक उपचार, तो वैसे उपचार जो कि किसी भी दुर्घटना के बाद तुरंत दिया जाता है उसे प्राथमिक उपचार कहते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठन को क्या भूमिका है, तो स्वयंसेवी संगठन वैसे संगठन को कहते हैं जो कि आपस में मिलजुल कर विभिन्न आपदाओं में एक दूसरे के राहत करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से आप पूरे प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। बाकी हम आपको सब्जेक्टिव का अगले वीडियो में करवा देंगे। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग का आज का ये सेशन। आशा करते हैं कि बहुत ही मज़ा आया होगा। अच्छा लगा तभी आप लोग अभी तक जुड़े हैं, इसलिए आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहेगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।